आयुर्वेद के क्रम में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद वात पित्त कफ की समानता को स्वीकार करता है। वात पित्त कफ हमारे सम होने चाहिए। तो थोड़ा इस विषय में पहले आपके सामने रखा जा चुका है। तो वायु, पित्त और कफ, इनका स्वरूप क्या है, किसे ये वात पित्त कफ कहते हैं और इनके बढ़ने पर शरीर में क्या होता है, इनके घटने पर क्या होता है, इनकी पहचान कैसे करें, इस विषय में कुछ बातें आपके सामने आज रखता हूं। एक तो हमारे मन में जो वात पित्त कफ का स्वरूप बैठा रहता है, आयुर्वेद के वात पित्त कफ वो नहीं है। जो मल रूप में कफ निकलता है, चिकना पदार्थ निकलता है, उसको हम कफ समझते हैं। अभी कार्य आदि में आपके सामने रखूंगा तो उससे पता लगेगा कि ये वो कफ नहीं है जो खांसी आदि में निकलता है। इसी तरह से पित्त उल्टी में जो निकलता है, इसी तरह से वायु गैस जिसको हम बोलते हैं, वो ये नहीं है। ये मन में समझना होगा। सामान्यतः हमारे मन में यही बात आती है। हाँ, इनसे उसका भी पता लगता है, लेकिन ये ही आयुर्वेद के वात पित्त कफ नहीं है। तो जैसे रसों के बारे में आपके सामने रखा था कि भिन्न भिन्न रसों से ये घटते और बढ़ते हैं, इसी तरह से इनके कुछ गुण बताए गए हैं। जिन गुणों के पदार्थों के सेवन से, जिन क्रियाओं को करने से ये बढ़ते हैं, तो उसमें एक गुण हम सबसे पहले देखते हैं, शीत और उष्ण। शीत का मतलब ठंडा और उष्ण का मतलब होता है गर्म। इन गुणों की दृष्टि से पित्त है ये उष्ण गुण वाला है और कफ है ये शीत गुण वाला है। और वात को भी शीत या अल्प शीत के रूप में लेते हैं। तो इसे यूं समझ सकते हैं, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, समान से समान की वृद्धि होती है और विशेष से भिन्न से ह्रास होता है। तो जितनी भी उष्ण चीजें हैं, चाहे खाने की चीजें हो या बाह्य पदार्थ हो, गर्मी हो, उष्ण से पित्त की वृद्धि होगी और शीत से कफ की और वात की वृद्धि होगी। ठंडी चीजें जो भी ली जाएंगी, चाहे ठंडा पानी हो, ठंडा दूध हो, ठंडी हो, किसी भी तरह से ठंडी हो, शीतलता हो, उससे कफ की वृद्धि होती है और वात की वृद्धि होती है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, जब शरीर में उष्णता की वृद्धि लगे हमें, तो समझेंगे पित्त बढ़ा हुआ है। शरीर में जब भी उष्णता की प्रतीति हो तो हम समझेंगे कि पित्त बढ़ा हुआ है। इनका आपस में संबंध मान के चलिए। उष्णता की वृद्धि भिन्न भिन्न कारणों से, कई बार किसी को पेट में बहुत गर्मी गर्मी लगती है, किसी को सिर में गर्मी लगती है, किसी को हाथ और पैरों में जलन लगती है। जलन भी उष्णता का ही लक्षण है। जलन जो होती है, आंखों में जलन है, मूत्र त्याग में जलन है, मल त्याग में जलन है, कहीं पर भी जलन प्रतीत हो रही है, गर्मी प्रतीत हो रही है, तो उसका मतलब है वहां पित्त की वृद्धि हो रही है। और जब हमें ठंडापन लगेगा, चाहे हाथ में हो, पैर में हो, गले में हो, सिर में हो, जब जब ठंडक अधिक लगेगी, इसका मतलब है या तो कफ बढ़ा हुआ होगा या वात बढ़ी हुई होगी, दोनों भी बढ़े हुए हो सकते हैं। ये गुण बता रहा हूं मैं, इस गुणों के आधार पे हम निर्णय कर सकते हैं। तो जब भोजन भी गरम गरम किया जाता है, एक तो भौतिक रूप से गरम किया जाता है और एक भौतिक रूप से ठंडा होता है। जैसा कि आजकल शीतल पेय होते हैं या सब्जी आदि फल आदि फ्रिज में रखे हैं, एकदम ठंडे ठंडे लेके खाए जाते हैं। तो जो ठंडा ठंडा प्रयोग होगा तो उससे वात और कफ बढ़ेंगे और गर्म होगा तो पित्त बढ़ेगा। तो इसका उपचार भी उसी तरह है कि जिसको पित्त बढ़ा हुआ है वो ठंडा भोजन सेवन करे और जिसको कफ और वात बढ़े हुए हैं वो उष्ण भोजन सेवन करे, गरम गरम सेवन करे, गरम दूध पिए, गरम पानी पिए, दाल सब्जी आदि गरम ले, रोटी गरम ले। ये इसी के साथ साथ जुड़ी हुई चिकित्सा
यानी इन 3 गुणों से, ये शीत और उष्ण 2 गुणों से इन तीनों की वृद्धि होती है। इन शरीर में ये बढ़े हुए होते हैं, इसका मतलब है ये भी बढ़े होंगे, प्राय करके ये नियम लगेगा। दूसरा है स्निग्धता और रुक्षता। स्निग्धता का मतलब है चिकनाई, और रुक्ष का मतलब है रूखापन या सूखापन। ये रुक्ष होता है, वात रुक्ष होती है और कफ स्निग्ध होता है। और पित्त थोड़ा स्निग्ध होता है, ईशत स्निग्ध। तो जैसे हमने उष्ण और शीत के बारे में देखा था, ये परस्पर विपरीत गुण है उष्ण और शीत, ऐसे ही रूक्ष और स्निग्ध भी ये आपस में उल्टे गुण हैं। रुक्षता होगी तो स्निग्धता कम होगी, स्निग्धता कम होगी तो रुक्षता बढ़ेगी, विपरीत गुण है। तो यदि हम रुक्ष चीजों का सेवन करते हैं, वातावरण रुक्ष है, खान पान की चीजें रुक्ष हैं, तो उससे वात की वृद्धि हो जाएगी। रूखी चीजें जो सेवन करेंगे ज्यादा, तो वात की वृद्धि हो जाएगी। और यदि स्निग्ध चीजें सेवन करेंगे, चिकनी चीजें, घी आदि, मलाई आदि, मीठा इत्यादि जो स्निग्ध चीजें होती हैं, चिकनी चीजें होती हैं, उनको सेवन करेंगे तो कफ की वृद्धि होगी। और पित्त थोड़ा स्निग्ध है, थोड़ा रुक्ष है, उसके हिसाब से थोड़ा प्रभाव इस पे भी आएगा। और इसको हम उल्टा भी देख सकते हैं कि यदि शरीर में स्निग्धता की वृद्धि हो रही है, यदि शरीर में स्निग्धता की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कफ बढ़ा हुआ है। वो स्निग्धता कई तरह से हो सकती है। वो चमड़ी पे भी स्निग्धता अधिक हो सकती है, किसी की चमड़ी, चेहरा बहुत ज्यादा तैलीय होता है, चिकनापन बहुत आता है। अंदर भी हो सकती है, मुंह में चिकनापन ज्यादा लगता है, मलमूत्र में चिकनापन ज्यादा लगता है, हाथों के अंदर स्निग्धता, कहीं भी स्निग्धता हो सकती है। आंखों में अधिक स्निग्धता है, अधिक चिकना चिकना लग रहा है, मल, कहीं भी शरीर के अंदर चिकनाई अधिक लग रही है, इसका मतलब है कफ बढ़ा हुआ है। जैसे मुख से हमारे लार आती है, तो लार तो सबके आती है और वो थोड़ी चिकनी होती ही है, लेकिन उसमें भी भिन्नता होती है, किसी की बहुत चिकनी आएगी, किसी की पतली आएगी। तो जिसकी अधिक चिकनी है उसका मतलब है कफ बढ़ा हुआ है। इसी तरह से रुक्षता अगर बढ़ी हुई है, वो चमड़ी पे भी रुक्षता हो सकती है, रूखापन आंखों में भी लग सकता है, और रूखापन मुख में भी लग सकता है। शरीर में कहीं भी रूखापन लगेगा, इसका मतलब है वात बढ़ा हुआ है। तो रूखी चीजों से वात बढ़ेगा, और रूखापन अगर शरीर में अधिक दिख रहा है, इसका मतलब है वात बढ़ा हुआ है। स्निग्ध चीजों से कफ बढ़ेगा, और अगर स्निग्धता शरीर में बढ़ी हुई है, इसका मतलब है कफ बढ़ा हुआ है। ये 2 तरह से देखा। और तीसरी बात, लघु गुण। लघु का मतलब होता है हल्कापन, और दूसरा इसका विपरीत होता है गुरु, भारीपन। वायु हल्की होती है और कफ गुरु होता है। तो जो चीजें हल्की होती हैं वो वायु को बढ़ाने वाली होती हैं, और जो चीजें भारी होती हैं वो कफ को बढ़ाने वाली होती हैं। यदि शरीर में भारीपन अधिक है तो समझेंगे कफ की अधिकता है, और यदि शरीर में हल्कापन है, ज्यादा हल्कापन है, तो वात की वृद्धि है। उचित भी होता है तो ठीक है। ये तीनों भी हमारे शरीर में रहते हैं, इसलिए ये गुण भी अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। लेकिन यदि इसकी अधिकता हो रही है, मतलब तो वात की अधिकता है, और गुरुता की अधिकता है मतलब कफ की अधिकता है। वायु गतिशील है, चलायमान है, तो चल, गति, ये वायु का लक्षण है। तो चलायमान चीजें अधिक होती हैं तो वात की वृद्धि होती है। जैसे कि हम दौड़ें, व्यायाम करें, इससे वात की वृद्धि होती है, चलायमानता से।
और वात की वृद्धि होती है और इधर कफ का स्थिर गुण है, तो चलायमान होने से कफ का क्षय होता है। तो व्यायाम करने से, मेहनत करने से, गति करने से वात की तो वृद्धि होती है और कफ का क्षय होता है। तो यदि कफ बढ़ा हुआ है तो व्यायाम किया जाएगा तो कफ कम हो जाएगा, और वायु की कमी है, वायु बढ़ जाएगी। क्रिया की दृष्टि से जो भी चलायमान होगा तो उससे वात की वृद्धि होगी। जिनको वात की वृद्धि है वो चल चीजों को अधिक न करें। वात प्रकृति वालों को अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, वो उनके प्रतिकूल पड़ता है। और जो कफ प्रकृति वाले हैं वो खूब व्यायाम करेंगे तो भी उनको अच्छा लगेगा। वात प्रकृति वाले व्यायाम अधिक कर लेंगे तो उनको अधिक पीड़ाएं हो जाएंगी, उनको अनुकूल नहीं आता है प्रकृति के अनुसार। इसी तरह से जैसे ऋतु के काल में वात वृद्धि का काल, वात के प्रकोप का काल था वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में वैसे ही वात प्रकोपित रहता है, तो आयुर्वेद ये निर्देश करता है कि वर्षा ऋतु में अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, उसमें फिर परेशानी होगी, ऐंठन हो सकती है, दर्द हो सकता है, क्योंकि प्रकृतितः ही वात बढ़ा हुआ है और व्यायाम भी कोई अगर बहुत अधिक करेगा तो दिक्कत होगी। और सर्दी की ऋतु में, शीत ऋतु में कफ का संचय होता है, वात बढ़ा हुआ नहीं होता है, शमन हो जाता है, उस समय हम खूब व्यायाम कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वायु का संचय होता है और उस समय भी अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, यह भी आयुर्वेद में निर्देश मिलता है। तो ऋतु के अनुसार व्यायाम होता है, वो व्यायाम चल गुण को बढ़ाता है, इससे वात की वृद्धि आदि होती है और कफ का क्षय होता है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक गुण है सर। सर भी गत्यर्थ गति रूप में ही है, लेकिन सरकने अर्थ में है। तो जो चीजें पित्त की जब वृद्धि हो जाती है, तो कल पहले मैंने एक विरेचन भी बताया था कि दस्त लगा करके भी उसको ठीक किया जाता है, और पित्त बढ़ जाता है तो भी दस्त लग जाते हैं। हमारी इन सब चीजों के निकलने की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो ये इनके गुण हुए। और एक गुण ले सकते हैं, एक गुण लेते हैं पिच्छिल। कुछ कठिन शब्द नए लगेंगे आपको। खर, इसका एक गुण है तीक्ष्ण, इसका मृदु। इनको देखिए, जो चिकनी चीजें होती हैं, पिच्छिल का मतलब होता है चिपचिपी, चिपचिपी चीज होना। तो चिपचिपा गुण ये कफ का है। शरीर में जहां भी चिपचिपापन है, इसका मतलब वो कफ की चीज है, कफ वर्ग के अंतर्गत आएगी। और शरीर में चिपचिपापन अधिक है, इसका मतलब है कफ बढ़ा हुआ है। कफ बढ़ने पर चिपचिपापन बढ़ जाता है। और चिपचिपेपन से विपरीत जो चीज है उसको कहते हैं खर। रूखेपन से थोड़ा अलग है। खर का मतलब थोड़ा खुरदरा जैसा हम कहेंगे। एक रुक्षता होती है और एक थोड़ा खुरदरापन होता है। तो ये खुरदरापन वायु के कारण से होता है। यदि हमारे शरीर में खुरदरापन अधिक है, चमड़ी में खुरदरापन है, बालों में खुरदरापन है, तो इसका मतलब है वायु की वृद्धि है या हमारी प्रकृति वात की है। बाल भी किसी के स्निग्ध होते हैं, किसी के रूक्ष, किसी के रूखे रूखे बाल होते हैं और किसी के स्निग्ध बाल होते हैं। स्वभाव होता है प्रकृति का। ऊपर से तेल आदि नहीं लगाया, साबुन भी नहीं लगाया, स्वभावतः जैसे होते हैं, ये अंतर मिलेगा हमारे को। तो जो वात प्रकृति वाले होते हैं उनके अंदर रुक्षता मिलती है। तो बालों में रुक्षता मिलेगी, नखूनों में रुक्षता मिलेगी, चमड़ी में रुक्षता मिलेगी, ये सब। तो रुक्षता के साथ साथ एक खुरदरापन भी वहां पर मिलेगा। ये भी वात का लक्षण है। और इधर कफ का होगा तो पिच्छिल गुण मिलेगा। इसी तरह से पित्त का एक गुण है तीक्ष्ण, तीखापन। तीक्ष्ण होता है वो, और कफ होता है वो मृदु होता है। तीखेपन को आप जैसे बहुत अम्ल हो, क्षार हो, तीक्ष्ण होते हैं, वो लगते हैं तो काटते हैं। और सामान्य पानी आदि डालते हैं तो काटते नहीं है, हमारी चमड़ी को साबुन आदि में काटते हैं, ये काटता नहीं है। तो ये मृदु है, इससे शरीर में मृदुता रहेगी। जो कफ प्रकृति वाले होते हैं उनका शरीर मृदु रहेगा, मुलायम रहेगा अपेक्षा से।
और वात प्रकृति वाले उनका रूक्ष खर होगा तो थोड़ा कठोर जैसा शरीर दिखाई देगा ऐसा। तो ये वात पित्त कफ के कुछ गुण हैं। इन गुणों के आधार पर हम वात पित्त कफ का पता लगाते हैं शरीर में। लगभग सब चीजें सब में मिलेंगी, लेकिन कम या अधिक अलग अलग हो सकता है। तो इन गुणों से हम वात पित्त कफ का पता लगाते हैं और इन गुणों की चीजों से, सेवन से वात पित्त कफ को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे रस के बारे में बात हुई थी। अब वात पित्त कफ के कुछ कार्य और आपके सामने रखता हूं, तो वात पित्त कफ क्या है वो थोड़ा और स्वरूप आएगा। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब वात के कारण मानी गई हैं। ये वात इतनी बड़ी चीज है। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो वात के कारण से होती हैं। हमारा चलना फिरना ये वात के कारण से होता है। हमारे शरीर में रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, हृदय धड़क रहा है, ये जो सारी गतिविधियां हो रही हैं ये वात के कारण से हो रही हैं। मल मूत्र का त्याग हो रहा है, शरीर से निकल रहे हैं, ये भी गति है, ये भी वात के कारण से हो रही है। आंतों में गति होती है, उससे ये चीजें बाहर निकलती हैं, वो गति वात के कारण से हो रही है। जितना हम जान रहे हैं, चाहे देख करके, चाहे सुन करके, सूंघ करके, स्पर्श करके, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो हम ये जान रहे हैं, ये सारा वात के कारण से होता है। अब वात का मतलब जो हम प्राय समझते हैं वो नहीं ले सकते कभी भी, क्योंकि ये सब काम पूरे हमारे तंत्रिका तंत्र से होते हैं, नर्वस सिस्टम से होते हैं। तो वात जो है सारी संवेदनाओं को लेकर के जाता है। शरीर में जितनी भी संवेदनाएं होती हैं वो वात के कारण से होती है। तो पूरा नर्वस सिस्टम हमारा वात के अंदर आएगा, उसके अंदर वात की प्रधानता है। और नर्वस सिस्टम को की वृद्धि इन सब कई कारणों से होती है। तो हम जो खाते हैं, खाते समय जो भोजन नीचे जा रहा है, अंदर उतर रहा है, ये जो गति हो रही है ये भी वात के कारण से हो रही है। क्योंकि मांसपेशियां काम करती है, निगलने की मांसपेशियां काम करती हैं, उन मांसपेशियों को जो गति देता है, आज की भाषा में कहें तो तंत्रिका तंत्र, बुद्धि से प्रेरणाएं आती हैं, तंत्रिकाएं वहां पर काम करती हैं, मांसपेशियों में गति होती है। तो ये भी जो गति हो रही है ये वात के कारण से हो रही है। ये वात इतना व्यापक है। और वात पित्त कफ में सबसे प्रमुख वात को माना गया है। और आयुर्वेद में इनके रोग और दोष गिनाए तो वात के द्वारा 80 रोगों की बात बताई है। 80 रोग होते हैं। पित्त के द्वारा 40 होते हैं और कफ के द्वारा 20 होते हैं। जो विकार भी होते हैं वो वात के गिना रखे हैं, 80 संख्या में गिना रखे हैं। पित्त के भी 40 संख्या में गिना रखे हैं आयुर्वेद में, ये चीजें। और कफ के भी 20 संख्या में गिना रखे हैं कि ये होते हैं। तो वात इतना प्रमुख है, हमारे सारे तंत्र को यही चला रहा है। तो उसके विकार भी अधिक होते हैं, उसका व्यापक क्षेत्र है। इस पित्त के कम और वात के, कफ के और कम। इन विकारों के अंदर जैसे किसी को कहीं फड़कन हो रही है ज्यादा शरीर में, कई बार बाहु फड़कने लगती है, कभी आंख फड़कने लगती है, ये भी गति है, अव्यवस्थित गति है, ये वात के कारण से। आयुर्वेद इसको वात व्याधि के अंतर्गत मानेगा। कहीं खिंचाव है शरीर में, कहीं भी पीड़ा हो रही है, तो बिना वायु के प्रकोप के पीड़ा नहीं होती है। कहीं भी पीड़ा हो रही है, कैसी भी पीड़ा हो रही है, वो वात के कारण से, आयुर्वेद उसको वात के कारण से मानता है। तो ऐसे कोई भी गति हो रही है, किसी को कपकपी हो रही है, कंपवात है, धूज रहा है, ये वात के कारण है। हमने अधिक व्यायाम कर लिया, अधिक भार उठाया, तो उसके बाद में हमारी शरीर की क्या स्थिति होती है, थोड़ा कांपने लग जाता है ना। अधिक देर किसी वस्तु को हम हाथ में रख लें और उसके बाद में कांपने लगता है। बहुत मेहनत हमने कर ली, बहुत साइकिल चला ली, बहुत पहाड़ पे चल लिए, उसके बाद में हम थोड़ा भी चलते हैं तो कंपन होता है, अस्थिरता हो जाती है ना शरीर के अंदर, क्योंकि हमने बहुत गतिविधि की। वो गतिविधि की तो ये चल गुण था, इससे वात की वृद्धि हो गई, उससे अब मांसपेशियां कांप रही हैं हमारी। तो जितनी भी गतिविधि होती है वो सारी वात के कारण से होती है। और ये वात अग्नि को वर्धन भी करता है, बढ़ाता भी है। जैसे चूल्हे की अग्नि को हम हवा दे करके बढ़ाते हैं, ऐसे ये वायु हमारी जठराग्नि को भी बढ़ाता है। ये भी इसका काम है। अब दूसरा है पित्त।
तो शरीर में जहां भी उष्णता है वो पित्त के कारण से, शरीर में जहां भी पचन हो रहा है वो पित्त के कारण से, चाहे आमाशय में हो चाहे आंतों में हो, और चाहे कोशिका के स्तर पर जो दहन हो रहा है, ऊर्जा मिल रही है हमारे को, वो सब पित्त के कारण से है। जहां भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आ रहा है, एक से दूसरी चीज बन रही है, रस से रक्त बन रहा है, रक्त से मांस बन रहा है, भोजन जो हमने किया है उससे शरीर की विभिन्न धातुएं बन रही हैं, ये जो परिवर्तन आ रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ये बिना अग्नि के नहीं होता है। और उसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे ये बिना पित्त के नहीं होता है। तो जितनी भी ऊष्मा है शरीर में वो पित्त है, पित्त के कारण से है। और जितने भी रासायनिक परिवर्तन है, जो नई चीजें बन रही हैं, वो सब पित्त के कारण से, पचन होकर के ही नई नई चीजें बनती चली जाती हैं। वायु उसमें गति प्रदान करता है, लेकिन पित्त उसमें परिवर्तन करता है। तो शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो अग्नि के पित्त के कारण से हो रहा है, ये वो पित्त चीज है। अब ये उल्टी में जो निकलता है पित्त, उसको नहीं ले पाएंगे हम यहाँ पर, वो तो मल रूप है, उसका एक भाग है, ये बहुत व्यापक चीज है पित्त। अब तीसरा है कफ। तो शरीर में जितनी भी स्थिरता है, संगठन है, हमारा शरीर बंधा हुआ है, ये कफ के कारण से, नहीं तो बिखर जाएगा शरीर। रुका हुआ है, बंधा हुआ है, स्थिर है, हम जितनी स्थिरता रख पाते हैं ये कफ के कारण से। तो वात अधिक हो जाएगा तो हम स्थिर नहीं हो सकते, ना स्थिरता से चल भी नहीं सकते। जिस समय हम चल रहे हैं उस समय वैसे तो गति दिख रही है, लेकिन फिर भी एक नियमित गति होती है, उसमें एक स्थिरता होती है, नियंत्रण होता है, वो कफ के कारण साथ में होता है। अगर कफ ना हो साथ में तो हमारी गति कैसी होगी? जैसे अनियंत्रित होती है, जैसे शराबी की होती है या किसी रोगी की होती है, इधर पैर चलता है उधर जाता है, अनिश्चित जगह पे आता जाता है, ऐसी गतियां होने लग जाएंगी। तो कफ हमें नियंत्रित करता है, स्थिर रखता है। शरीर में जहां भी चिकनापन है वो सारा का सारा कफ का है। आंखों में चिकनापन है, उससे हमारा काम चलता है, नहीं तो दर्द होने लग जाता है, ये कफ का है। नाक से, मुख से जो निकल रहा है, लार है, ये सारा कफ है। हमारे शरीर में जितने जोड़ हैं, हड्डियों के बीच में जोड़ होते, जो जोड़ हैं, वहां भी चिकनी चीज रहती है, जिससे हमें दर्द नहीं होता और आसानी से हम चल पाते हैं। वहां जो जितनी चिकनी चीज है वो कफ है, कफ वर्ग में आता है। फेफड़े के अंदर भी, फेफड़े हमारे फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, तो उसके बाहर भी परतें होती हैं, चिकनी परतें होती हैं, उसमें तरल पदार्थ होता है, चिकना होता है, जिससे कि दर्द नहीं होता है। अगर वहां पर वो चिकनापन कम हो जाता है तो दर्द होने लगता है। घुटनों में भी ऐसे ही दर्द होने लगता है। पेट के अंदर आमाशय और इधर ये जो सारी आंत वगैरह, इन सबके बाहर भी एक चिकनापन रहता है, चिकनी चिकनी चीज रहती है, जिससे वहां इतनी गति होते हुए भी घर्षण नहीं होता है और हमें पीड़ा नहीं होती है। तो ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं, चिकनी चीजें, जोड़ों वाली, या ये सब चीजें कफ के कारण से हैं। और कफ की न्यूनता हो जाएगी और वात की वृद्धि हो जाएगी, ये परस्पर विपरीत है। कफ कम होगा तो वात बढ़ जाएगा, इसलिए जोड़ों में दर्द है और ये सब चीजें होने लग जाती हैं, खटखट होने लगती है। हमारे शरीर में आवाजें आने लगती हैं अगर कटकट कटकट जैसे कई जने करते रहते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। किसी के जोड़ कटकट बोलते रहते हैं, उठते बैठते बार बार बोलते हैं, ये वात की वृद्धि का लक्षण है, कफ के क्षय का लक्षण है। अगर कफ ठीक है, चिकनापन ठीक है, तो ये कटकट चीजें नहीं होंगी हमारे शरीर में। व्यायाम करते समय उठते बैठते ये प्राय करके नहीं होंगी। तो ये मैंने कुछ सामान्य लक्षण वात पित्त कफ को समझने के लिए आपके सामने रखें। थोड़ा बहुत किन्हीं को कुछ इस विषय में पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ आचार्य जी। जी आचार्य जी, कल आपने कहा था कि हम जब उपवास रखते हैं तो हमें वात रोग की वृद्धि होती है, और जो अग्नि है वो पहले धीरे धीरे करके चीजों को समेटने लगती है, जलाने लगती है, और अंत में मृत्यु प्राण के घातक हो जाती है। तो हमने सुना था कि कुछ योगी ऐसे हैं जो 72 साल से अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं कर रहे, वो भी जिंदा है, तो इसका क्या रहस्य है? उसको अलग रखिए, अभी ये विषय यहां नहीं लेंगे। धन्यवाद। इसके बारे में केवल कीजिए।
ओम आचार्य जी, शीर्षासन करते हुए या तेज व्यायाम करते हुए वही जो कंपन आप बता रहे वो हुआ होगा, उससे कमर में दर्द आया झटका, वो जाएगा कैसे? जाएगा कैसे, तो उसके लिए हम वात शामक चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद वाले क्या करते हैं? नहीं, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं। बैठिए बैठिए, यहाँ आपकी चिकित्सा नहीं की जा रही है और ना आपकी कोई आपकी चिकित्सा के लिए आयुर्वेद का सामान्य परिचय, लेकिन व्यवहार से क्या जोड़ता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे बता रहा हूँ उसको कि मान लो दर्द हो गया, तो वायु क्या है? शीतल है, रूक्ष है। तो हम तेल लेते हैं, तेल लगाते हैं उस जगह, थोड़ी सिकाई करते हैं। सिकाई क्या है? गर्मी पहुंचाते हैं। तो गर्मी पहुंचाते हैं, चिकनाई करते हैं, तो इससे क्या होता है? वात का शमन होता है। और वायु है चल, गतिविधि होती है, तो उसको कहते हैं कि भाई आप इस अंग की गतिविधि कम करो, आराम दो इसको, तो होगा। तो हमने चल गुण को कम किया, रूक्ष गुण को कम किया, शीत गुण को कम किया। बस यही जो इसके गुण है जिससे ये बढ़ता है, उससे विपरीत सेवन करेंगे, ये उसकी चिकित्सा होती है। धीरे धीरे आराम लग रहा है, एकदम का नहीं है। हाँ, तो धीरे धीरे ही होगा, उसका अपना प्रकृति का अपना नियम है, उसके हिसाब से ही होता है। पूछिए। ओम गुरुजी, आपने कल बताया था कि हम विरेचक लेते हैं, तो कई बार कहा गया है कि जैसे कोई भी हम विरेचक लेते हैं तो उसको लेने से, लगातार लेने से वो विरेचन की क्षमता खत्म हो जाती है। क्या ये बात सही है? ठीक है, बार बार किसी औषधि को लें, यानी विरेचक औषधि को बार बार कोई ले, ये ठीक नहीं है। उसका प्रभाव भी कम हो जाता है, और जिस कारण से हमारे को कब्जी हो रही है, विबंध हो रहा है, विरेचक हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे को कब्जी है। तो जिन कारणों से कब्जी हो रही है उसका निवारण हमें करना चाहिए। कभी कभी कब्जी हो गई, चिकित्सा कर ली, फिर कारणों का निवारण अवश्य करना चाहिए, नहीं तो कारण जू के तू बने रहें और रोज विरेचक औषधि लेते रहें, ये हमारे लिए हानिकारक है। ऐसा हमें ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए। अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।